आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। राशन शॉप्स डीलर्स की धांधलियां जारी है। महकमे सिविल सप्लाईज गफलत का शिकार है। गरीब अवाम अपने हुकूक से महरूम हो रही है। आखिर शिकायत किससे की जाए, एक सवाल। मुसलमान पक्के हिंदुस्तानी हैं, इनकी हुब्बुल वतनी शक व शुबे से बालातर। सहाफती अक़दार को बरकरार रखा जाए वरना समाज को नुकसान होगा। वेंकैया नायडू का मानू में सहाफियों के इजलास से खिताब। यूपी में मजलिस हैरत अंगेज रोल अंजाम दे सकती है। जीतना शायद मुमकिन ना हो मगर सियासी उथल पुथल कर सकती है। मजलिस इंचार्ज का कहना है कि यूपी में उसके 8 से 10 लाख रुकन हैं जो नताइज पर असरअंदाज होंगे। आप फकीर कैसे हो सकते हैं और झोला उठाकर कैसे जा सकते हैं? आप तो 10 लाख का सूट पहनते हैं और अवाम की मुसीबतों के लिए भी जवाबदार है। केजरीवाल की वजीर आजम पर तनकीद। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। शैतान तो यूँ चाहता है कि शराब और जुए के ज़रिए तुम्हारे आपस में अदावत और बुग़्ज़ वाक़े करा दे और अल्लाह ताला की याद से और नमाज से तुमको बाज रखे। सो अब भी बाज आ जाओ और तुम अल्लाह ताला की अताअत करते रहो और रसूल की अताअत करते रहो और एहतियात रखो। अगर एराज़ करोगे तो ये जान रखो कि हमारे रसूल के ज़ुम्मे सिर्फ साफ पहुंचा देना है। ऐसे लोगों पर जो कि ईमान रखते हों और नेक काम करते हों, इस चीज़ में कोई गुनाह नहीं जिसको वो खाते पीते हों, जबकि वो लोग तक़वा रखते हों और ईमान रखते हों और नेक काम करते हों, फिर परहेज़गारी करते हों और ईमान रखते हों, फिर परहेज़गारी करते हों और खूब नेक अमल करते हों। अल्लाह ऐसे नेकोकारों से मोहब्बत रखता है। आए ईमान वालो, अल्लाह ताला खतरे शिकार से तुम्हारा इम्तिहान करेगा जिन तक तुम्हारे हाथ और तुम्हारे नेज़े पहुंच सके, ताकि अल्लाह ताला मालूम कर ले कि कौन शख्स इससे बिन देखे डरता है। सो जो शख्स इसके बाद हद से निकलेगा, इसके वास्ते दर्दनाक अजाब है। सूरत माइदा आयत 91-94। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्ब कायनात के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन ख़र्त रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहली चीज़ जिसके मुतालिक बंदे से क़यामत के रोज़ बाज़ पुरस की जाएगी वो नमाज है। अगर वो दुरुस्त होगी तो इसके बकिया तमाम आमाल दुरुस्त होंगे, अगर वो गलत होगी तो इसके तमाम बकिया आमाल गलत होंगे। हदीस मुबारका तिबरानी। अब खबरें तफसील से। महेश कुमार गौड़ के हाथों कई मुस्लिम नौजवानों की कांग्रेस में शमूलियत। उन्होंने कहा कि अवाम बिलखुसूस मुसलमान कांग्रेस पर अटूट एतमाद करते हैं और कांग्रेस भी मुस्लिम क़यादत को उभारती और हौसला अफजाई करती है। साबिक़ सदर ज़िला औक़ाफ़ और सीनियर क़ायद माजिद खान की क़यादत में कई नौजवानों ने जो मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से इंचार्ज हल्क़े असम्बली निज़ामाबाद अर्बन महेश कुमार गौड़, सदर ज़िला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान और सदर सिटी कांग्रेस कैशु वेनु ने शिरकत की। महेश कुमार गौड़ और ताहिर बिन हमदान ने पार्टी रोमाल डालकर इन नौजवानों का कांग्रेस में खैर मकदम किया। बादिज़ा उन्होंने अपने खिताब में बताया कि लोग एक बार फिर कांग्रेस की सिमत राग़िब हो रहे हैं। कांग्रेस ने समाज के तमाम तबक़ात बिलखुसूस मुसलमानों के साथ कुशादा दिली का मुजाहरा किया और मुस्लिम क़यादत को उभारा है। इसकी मिसाल गुलाम नबी आज़ाद, अहमद पटेल, सलमान खुर्शीद और दीगर मुस्लिम क़ायदीन है, जबकि दीगर जमातों ने मुसलमानों को उभारने का मौका नहीं दिया। कांग्रेस के सेकुलर व मुनसिफाना अक़दार से मुतासिर होकर अवाम दोबारा कांग्रेस से रुजू हो रही है। उन्होंने रियासती TRS हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इसने मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ 6 महीने में फराहम करने का वादा किया था, मगर अब 36 महीने हो गए हैं। ये वादा वफा होता नज़र नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि डबल बेडरूम मकान, मुफ्त तालीम, अराजियों की तकसीम और ऐसे ही कई वादे हैं जिसको TRS हुकूमत ने फरामोश कर दिया। उन्होंने कहा कि जल्द ही अवाम खुद ही इनका मुहासिबा करेगी। इस प्रोग्राम में जवा साल क़ायद उबैद बिन हमदान भी शरीक थे।
हमारे डीसीसी जनरल सेक्रेटरी दादा साहब अनवर मेरे भाई माजिद खान साहब के कोशिश पर कांग्रेस पार्टी निजामाबाद शहर में गुज़िश्ता 20-25 साल से इस शहर में पार्टी स्ट्रेंथन होते हुए पार्टी की तरक्की के साथ ही साथ निजामाबाद शहर के तरक्की के लिए कांग्रेस की हुकूमत सरकार में जो प्रोग्राम किए गए मैं तफसील में न जाते हुए आज की हुकूमत अक़लियत में जो वादे कर वो वादे पूरे न करने पर आज निजामाबाद शहर के नौजवानों एक ऐसा डिसीजन लेकर कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए आवाम के जो मसाइल है वो मसाइल को पूरा करने के लिए हम सब कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़कर काम करेंगे। माजिद खान की सदारत में बहुत बड़ा जलसा करे। कई पार्टियों से नौजवान लोग जैसे कि हमारे साथ है सैयद नवाज साहब, शेख बशीर साहब, अब्दुल शाहबाज साहब, हमीद खान साहब, शायर हबीब साहब, शहीद खलील साहब जैसे लोग नवयुवक लोग आके कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं यही पूछ रहा हूँ क्यों कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सारी दुनिया में कांग्रेस पार्टी उतना बड़ा सेक्युलर पार्टी कोई है नहीं, अब आने वाले दिनों में आएगा भी नहीं। खासकर इंडिया में, हिंदुस्तान में जितने दिन कांग्रेस को हुकूमत थी, हर हुकूमत में कहीं नए कोने से एक मुसलमान नेताओं को उभर के ऊपर लाके कांग्रेस के नेतृत्व उनके सौंपा गया है। आज हमारे गुलाम नबी आज़ाद है, अहमद पटेल साहब है, सलमान खुर्शीद साहब है, आज के उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी साहब है। ये सब लोगों को कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में उभर के आए नेता लोग हैं। रुकन असेंबली बाजी रेड्डी गोवर्धन के हाथों कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेकों की तकसीम अमल में आई। उन्होंने कहा कि हर हाल में इन स्कीमों से गरीबों को मुस्तफिद करवाया जाएगा। रुकन असेंबली निजामाबाद रूरल बाजी रेड्डी गोवर्धन के हाथों तहसील ऑफिस निजामाबाद रूरल में कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के चेकों की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर उन्होंने बताया कि ये चेक कई माह से रुके हुए थे। इसकी अहम वजह बाज़ खामियां और धांधलियां थी, जिनको अब दूर कर लिया गया और अब आवाम को इन चेकों की इजराई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि आज 36 चेकों की तकसीम अमल में आई है, जो शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी के चेक है, जिनमें से 16 मंचिपा मोपाल की और 18 निजामाबाद रूरल के हैं। उन्होंने कहा कि अवाम को हर हाल में इन स्कीमों से फायदा पहुंचाया जाएगा। किसी भी दरख्वास्त गुजार को मायूस नहीं किया जाएगा, क्योंकि हुकूमत ने ये स्कीम गरीबों के लिए ही शुरू की है और इसका गरीबों को फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इस प्रोग्राम में रुकन कानून साज कौंसिल विजयगढ़ के अलावा तहसीलदार सुदर्शन भी मौजूद थे। బడ్జెట్ సీసీల నుంచి మన కలెక్టెడ్కి వస్తుంది. అప్పుడు కలెక్టెడ్కి వచ్చిన తర్వాత మండల్ వైజ్ ఎంత ఉందో దాని ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ స్టేట్ నేను ఒక జాయింట్ కలెక్టర్ గారు ड्राइवर्स के लिए शोरबेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। लेबर ऑफिसर, ट्रैफिक सीआई के अलावा सीआईटीयू कायदीन की शिरकत। इस प्रोग्राम में लेबरों के हुकूक और उनके तहफ़्फ़ुज़ पर बात की गई है। अरसापल्ली के एक फंक्शन हॉल में सीआईटीयू की जानिब से शोरबेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें लेबर ऑफिसर योहान, सर्कल इंस्पेक्टर ट्रैफिक, सीआईटीयू कायदीन रमेश और गोवर्धन ने शिरकत की। इस मौके पर मिनी गुड्स व्हीकल ड्राइविंग एसोसिएशन के कायदीन और ड्राइवर्स ने भी शिरकत की। इस मौके पर लेबर ऑफिसर ने कहा कि गुड्स ड्राइवर्स भी लेबर के ज़मरे में आते हैं। उन्होंने लेबरों के हुकूक के ताल्लुक से तफसील से बताया, जबकि ट्रैफिक सीआई ने ट्रैफिक कवानीन के ताल्लुक से बशऊर किया और कहा कि ड्राइवर्स अपनी गाड़ी चलाने के मौके पर अपने तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो दे।
और अपनी गाड़ी के तमाम कागजात के अलावा लाइसेंस साथ में जरूर रखे, वरना भारी जुर्माने आयद किए जा सकते हैं, जिसका गरीब ड्राइवर मुतहम्मिल नहीं हो सकता, मगर खवानीन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई जरूर होगी। పార్లమెంట్లో బిల్లు పెట్టాలంటే పార్లమెంట్ సభ్యులకు ఆ యొక్క బిల్లు మధ్యని ఒక 3 రోజుల ముందు ఇవ్వాలి. 3 రోజుల ముందు కాదు, ఒక గంట ముందు కూడా పార్లమెంట్ ఎంపీలకు ఎవరికి బిల్లు ఇవ్వకుండా బిల్లు లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. ఇది చాలా అన్యాయం. కాబట్టి ఈ బిల్లు పట్ల మనమందరం కూడా ఐక్యంగా ఉండి మనం పోరాటం చేస్తే ఈ యొక్క బిల్లును తిప్పికొట్టగలం. सिंधी के नशे में धुत ऑटो ड्राइवर की अंधाधुंध ड्राइविंग, खौफजदा मुसाफिर खवातीन ने चीख व पुकार की, जिस पर साबिक मेयर ने इस ऑटो को रोका और खवातीन को दूसरे ऑटो से भिजवाया और ड्राइवर की सरजनिश की। शराब के ताल्लुक से कहा जाता है कि ये उम्मुल खबाइस है। दौरे हाजिर में शराब से ज्यादा सेंधी ही पीने वालों के लिए खतरनाक साबित हो रही है। इत्तला है कि सेंधी में अल्फाजोलम क्लोरोहाइड्रेट और इस जैसे दूसरे केमिकल मिलाते हुए उसको नशावर बनाया जा रहा है, जिसका आदि इंसान इसको ना तो आसानी से छोड़ सकता है और ना इसको पीने के बाद इसके हवास बहाल रहते हैं और ना ही इसको इस बात का होश रहता है कि वो आखिर क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। बताया गया कि एक नौजवान ऑटो ड्राइवर जिसका नाम मोहसिन बिन बहताब बताया गया है, उसके ऑटो में कुछ खवातीन सवार हुई। ये नौजवान नशे में मगमूर था और वो अपने ऑटो को बेइंतहा तेजी से चला रहा था और ऑटो उसके काबू से बाहर हो रहा था। घबराहट में खवातीन ने उसको ऑटो रोकने को कहा, लेकिन इसने खवातीन की बात को नजरअंदाज करते हुए अपनी तेज रफ्तारी बरकरार रखा। खवातीन खौफ से चीखने लगी। सूरत हाल देखकर साबिक मेयर डी संजय, जो इत्तेफाक से इसी रास्ते से गुजर रहे थे, उन्होंने इस ऑटो का ताक़ुब किया और इसको रोक दिया। खवातीन को दूसरे ऑटो से भेजने के बाद इस नौजवान को एक जगह बिठा दिया गया। कई घंटों बाद इस नौजवान को होश आया और उसने बताया कि वो सेंधी पीकर हवा से बेगाना हो गया था। बादिजा उसके अफराद खानदान ने माजरत करते हुए नौजवान को अपने साथ ले गए और आइंदा इस गलती को ना दोहराने का वादा किया। अफसोस की बात है कि सेंधी का कारोबार धड़ल्ले से जारी है, लोग इसको पी रहे हैं और हादसात भी रोनुमा हो रहे हैं। तो फिर महकमे आबकारी इस मामले में क्या कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहा है। एक लेडीज से चले गए उतर गए। कहाँ से लेके आया तुम? हाँ, कहाँ से लेके आया? लेडीज को तुम मैं वहाँ मेरे को पहले वहाँ से बोरगांव से वहाँ अंदर गली में घुसाए, फिर वहाँ से लक्ष्मण रेड्डी लेके, फिर लक्ष्मण रेड्डी से वहीं बोरगांव छोड़ना था लेडीज़ को। हाँ, तो छोड़ के पी के आ रहे? नहीं, मैं पहले एक शीशा पी लिया, फिर बाद में उन्होंने बोले जाना है बोले तो ठीक है गाड़ी ला 20 रुपये होते बोले तो, फिर बाद में और रिटर्न आना बोले तो मैं उन्होंने 20 बोले तो मैंने पूरे 50 रुपये तो नहीं बोला। ठीक है बाबू बोले चलो बोले, अगर अर्जेंट भगाओ गाड़ी बोले तो मैं भगा रहा था। स्पीड भगा उन्हें बोले और राशन शॉप डीलर्स की धांधलियां जारी है। इनकी रोकथाम के इक़दामात नहीं किए जाते, जिसकी वजह से गरीब अवाम की हक तलफी हो रही है। शॉप नंबर 83 के डीलर की कारस्तानी महकमे सिविल सप्लाईज के लिए एक बड़ा सवाल। सरकारी रियायती अजनास की गरीब व मुस्तहिक अवाम में फेयर प्राइस शॉप्स के जरिए सरबराही अमल में आती है, लेकिन अक्सर ही राशन शॉप डीलर्स की जानिब से धांधलियों और खुर्दबुर्द की इतला मिलती रहती है। अक्सर दुकानों से चावल और दीगर अजनास और केरोसिन की कालाबाजारी करने के इल्जाम भी राशन शॉप डीलर्स पर आयद किए जाते हैं और इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई भी होती है। कई राशन शॉप डीलर्स धड़ल्ले से अजनास की हेराफेरी करते हुए पकड़े गए और उनके लाइसेंस मनसूख कर दिए जाते रहे। फिर मालूम नहीं क्या होता है कि चंद दिनों बाद फिर से वही राशन शॉप डीलर्स अजनास की तकसीम करता नजर आता है, जिससे ये समझ में आता है कि डीलर्स और
महकमा सप्लाई के अहदेदारों में जरूर कुछ चासबाज है, वरना जिस डीलर को रंगे हाथों कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया और साथ ही उसकी डीलरशिप को मनसूख कर दिया गया था, फिर चंद माह बाद वही डीलर इसी राशन शॉप पर कैसे नजर आता है, ये बात बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। आज शहर में कई राशन शॉप पर धड़ल्ले से अजनास की कालाबाजारी हो रही है और इनको रोकने वाला कोई नहीं है। इंदिरा नगर कॉलोनी नागाराम रोड पर भी एक राशन शॉप वाक़ है, जहां पर सारिफीन की तवील कतार रियायती सरकारी अजनास के हसूल के लिए लगी रहती है, लेकिन इस दरमियान बाज़ अफराद खाली चिट्ठियाँ लेकर आते हैं और इन चिट्ठियों को देखकर अजनास सरबराह किया जाता है। ये कैसे होता है और ये चिट्ठियाँ कहाँ से आती हैं? क्या इन चिट्ठियों की फूड सिक्योरिटी कार्ड यानी राशन कार्ड से ज़्यादा अहमियत होती है? फिर कैसे इन चिट्ठियों पर अजनास की सरबराही अमल में आ रही है? ये वो सवालात हैं जिसके ताल्लुक से सोचना और उसका जवाब तलाश करना महकमा सिविल सप्लाईज के लिए लाजमी है और इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए, क्योंकि अजनास गरीबों में तकसीम नहीं हो रहा है तो फिर छुट्टियों के जरिए कहाँ पहुँचाया जा रहा है, ये मालूम करना महकमे सिविल सप्लाईज की जिम्मेदारी है। పొద్దున వచ్చి అడిగితే సార్ ఏమన్నారంటే సార్ నా ఏ కోపిన్ అంటే నాది వేరే కోపిన్ సార్ అంటే నేను జర రిక్వెస్ట్ చేసి 400 ఇచ్చేసి అయితే సరే ఓల్ లేనప్పుడు రా పోస్తానా అన్నాడు। नाजरीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। अब राशन शॉप्स मिनी बैंक का काम करेंगी। तेलंगाना हुकूमत इन राशन शॉप्स को हमा मकसदी बनाने पर गौर कर रही है। रियासत तेलंगाना में राशन की दुकानें मिनी बैंक्स की खिदमत अंजाम देगी। रियासती हुकूमत राशन दुकानों को कैशलेस ट्रांजैक्शन के अलावा मुख्तलिफ छोटे बैंकिंग ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करना चाह रही है। इस सिलसिले में हैदराबाद में तजुर्बाती इक़दाम किए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि रियासत तेलंगाना में बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत आवाम को इन दुकानों में राशन सप्लाई किया जा रहा है। टैक्स की अदायगी के बाद खरीदा गया या फिर आबाई सोना है तो इन अफराद को खदशात का शिकार न होना चाहिए। वेंकैया नायडू की वजाहत। मरकजी वज़ीर वेंकैया नायडू ने कहा कि टैक्स की अदायगी के बाद अगर सोना खरीदा गया है या अपनी औलाद को मॉरिशस सोना दिया गया है तो ऐसे अफराद को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि 8 नवंबर के बाद जो लोग सोना खरीदे हैं उन्हें ये बताना पड़ेगा कि वो ये सोना कैसे खरीदे हैं। करेंसी की किल्लत के पेश नज़र ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को अहमियत दी जा रही है। ऐसे हालत में साइबर क्राइम का खदशा बढ़ रहा है, लिहाजा सारिफीन चौकन्ना रहे। मुल्क में नोटबंदी के बाद ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में इजाफा देखा गया है तो दूसरी जानिब हुकूमत भी प्लास्टिक मनी के इस्तेमाल पर जोर दे रही है। पुलिस का मानना है कि ऐसे हालात में साइबर मुजरिम अपने सरगर्मियों को तेज कर सकते हैं, लिहाजा आवाम को मशवरा दिया गया है कि ऐसे मुजरिमीन से चौकन्ना रहें। अगर किसी फ़ोन कॉल के जरिए आपसे आधार कार्ड नंबर, CVV पिन और OTP या पैन नंबर पूछा जाए तो ऐसे फ़ोन का जवाब न दें, क्योंकि बैंक्स ऐसे मालूमात हासिल नहीं करते और सिर्फ मुजरिमीन आवाम को बैंक्स के नाम पर धोखा देने के लिए ये मालूमात हासिल करते हैं। एक खातून के झांसे में आकर एक शख्स ने उसके खाते में 3 करोड़ जमा किए और धोखे पर उसने खुदकुशी कर ली। फेसबुक पर खातून की जानिब से धोखे का शिकार होने के बाद शहर हैदराबाद के तानाका से ताल्लुक़ रखने वाले एक ताजिर सुरेंद्र रेड्डी ने खुदकशी कर ली है। सुरेंद्र रेड्डी के फर्जंद ने बताया कि वालिद के फेसबुक पर एक खातून से दोस्ती हो गई जो अपने आप को बीज का कारोबारी जाहिर करते हुए उन्हें इस कारोबार में पैसे मशगूल करने का मशवरा दिया, जिस पर सुरेंद्र रेड्डी ने इस पर भरोसा करते हुए उसके अकाउंट में 3 करोड़ 50 लाख रुपए जमा करवा दिए। इसके बाद इस खातून ने राब्ता तोड़ दिया और लापता हो गई, जिससे दिलबर्दाश्ता होकर सुरेंद्र रेड्डी ने खुदकशी कर ली। बदउनवानी के खात्मे के लिए 9 दिसंबर को यौम इंसदाद बदउनवानी का इनेकाद। तेलंगाना हुकूमत ने 1 हफ्ता बदउनवानी के खिलाफ मुहिम चलाने का फैसला लिया। 9 दिसंबर को बैनुल अक़वामी इंसदाद बदउनवानी यौम के पेश नज़र तेलंगाना हुकूमत की जानिब से एंटी करप्शन वीक का इनेकाद अमल में लाया। एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से 3 दिसंबर तक 9 दिसंबर ये वीक मनाया जाएगा। एंटी करप्शन वीक के तहत आज हैदराबाद के स्कूली तलबा और NCC कैडेट की रैली निकाली गई, जिसमें तलबा ने बदउनवानी और रिश्वतखोरी के खिलाफ पोस्टर्स और बैनर्स बनाकर आवाम में शऊर बेदार करने की कोशिश की। इस प्रोग्राम में हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर राहुल बोज्जा ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए सरकारी मुलाजिमीन, ओहदेदारों और तलबा को रिश्वत न लेने का हलफ दिलाया। काला धन की बरामदगी के बाद महज एक धोखा। मोदी अगर बदउनवानी रोकना चाहते हैं तो लोकपाल बिल को मंजूर करवाएं, मायावती का बयान।
नोटों की मनसूखी से गरीबों और किसानों को होने वाली परेशानियों का हवाला देते हुए बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने कहा कि काले धन पर काबू पाने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दावा महज एक धोखा है। उन्होंने कहा कि अगर मोदी बदनवानी के खिलाफ वाकई लड़ रहे हैं तो अब तक उनको लोकपाल बिल को नाफिज कर देना चाहिए था। बदनवानी के खिलाफ लड़ाई में कभी भी मोदी का रिकॉर्ड बेहतर नहीं रहा। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि गुजरात के वजीर आला बनने के बाद उन्होंने लोक आयकर बिल को एक कमजोर इदारा बनाकर रख दिया था। उन्होंने कहा कि नोटों की अचानक मनसूखी का फैसला दूरअंदेशी से आ रही था, जिसका खुमियाजा मुल्क की 125 करोड़ आवाम को भुगतना पड़ रहा है। तुम 10 लाख का सूट पहनते हो, तुम गरीब कैसे हो सकते हो? अवाम को बैंकों की कतार में खड़ा किया, इसका जवाब देना होगा। केजरीवाल की मोदी पर तनकीद। वजीर आला दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक बार फिर अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वजीर आजम ने मुरादाबाद में परिवर्तन रैली से खिताब करते हुए खुद को फकीर कहा था। इनके बयान पर केजरीवाल ने कहा कि वो अगर फकीर हैं तो फिर हर दिन 4 जोड़ी कपड़े कैसे तब्दील करते हैं, और आपका एक सूट 10 लाख रुपए का होता है तो फिर आप फकीर कैसे हुए? और आप सारी दुनिया की सैर करते रहते हैं, फिर खुद को फकीर कैसे कह सकते हैं? वजीर आजम ने कहा था कि वो अपनी म्याद की तकमील के बाद उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा, इसलिए वो अपना थैला उठाकर चले जाएंगे। तो उस पर केजरीवाल ने कहा कि आखिर आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? आपने कई इदारों को ख़त्म कर दिया है और आवाम को बैंकों की कतार में लगा दिया है, और आपको आवाम के एक एक लम्हे का हिसाब देना है। मुसलमान पक्के हिंदुस्तानी हैं, इनकी हुब्बुल वतनी पर शक नहीं किया जा सकता। मानू में वेंकैया नायडू का खिताब। मरकजी वज़ीर इत्तलात व नशरियात वेंकैया नायडू ने दो टोक अंदाज में कहा कि मुल्क के मुसलमान पक्के हिंदुस्तानी हैं और इनकी मुल्क के तय हुब्बुल वतनी शको शुबे से बालातर है। मरकजी वज़ीर वेंकैया नायडू हैदराबाद की मौलाना आज़ाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी में कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की जानिब से उर्दू सहाफ़ियों के 5 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम से मुखातिब थे। उन्होंने अपने खिताब में मज़ीद कहा कि आज़ादी के मौके पर मुसलमानों ने इस मट्टी से अपनी अटूट वाबस्तगी का सबूत देते हुए हिंदुस्तान को अपना मुल्क बनाया था, और अब हमारी जिम्मेदारी है कि मुल्क की पिछड़ी हुई अक़लियतों को उनका जायज़ मुकाम दिलाए। उन्होंने कहा कि मुसलमान आजकल मादरी ज़बान उर्दू से दूरी इख्तियार करते जा रहे हैं, हालांकि हर किसी को अपनी मादरी ज़बान से वाबस्तगी रखना चाहिए। उन्होंने सहाफ़ियों से कहा कि वो सहाफ़ती अक़दार की बहाली को अवलिन तरजीह दें, क्योंकि अगर सहाफ़त का एतबार ख़त्म हो जाता है तो ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा। इस प्रोग्राम में मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद असलम, कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के डायरेक्टर प्रोफेसर मुर्तज़ा करीम, अरमानों के शोबा तरसील आमा व सहाफ़त के सदर प्रोफेसर एहतिशाम के अलावा दीगर मौजूद थे। मजलिस यूपी इंतखाबात में नताइज तब्दील करने का मौकूफ रखती है, इसके 10 लाख रुकन है। यूपी के मजलिसी इंचार्ज का बयान। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दावा है कि उसके यूपी में 8 था 10 लाख पार्टी मेंबर्स हैं। अगर मजलिस के इस दावे को सच मान लिया जाए तो फिर मजलिस यूपी में बहुत बड़े सियासी तगय्युरात की वजह बन जाएगी। महाराष्ट्र के बल्दियाती इंतखाबात में खातिर ख्वा वोट लेने और मुख्तलिफ हलकों में 36 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करने वाली मजलिस ने यूपी की तमाम सियासी जमातों को चौकन्ना कर दिया है, और अब जमात को दीगर सियासी पार्टियां सियासी तब्दीलियों की वजह बनने वाली पार्टी की नज़र से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मजलिस के हेड ऑफिस इंचार्ज शाहनवाज ने दावा किया है कि रियासत उत्तर प्रदेश में इनकी जमात के 8 था 10 लाख अरकान हैं। मौजूदा हालात के लिहाज से यूपी में कामयाबी दर्ज करवाना फिलहाल मजलिस के बस की बात नहीं है, लेकिन वोट बैंक के लिहाज से मजलिस सियासी उथल पुथल का सबब बन सकती है और नतायज के रुझान को ज़बरदस्त तब्दील कर सकती है। मजलिस का मुकाबला सियासी नतायज को चौंका देने वाला बना सकता है। मजलिस की मौजूदगी किसको फ़ायदा या किसको नुकसान पहुँचाएगी, ये कहना अभी क़बल अज़ वक्त होगा। सियासी मुबस्सरीन का अंदाज़ा है कि मजलिस की मौजूदगी पर सबसे ज़्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को हो सकता है, जबकि समाजवादी पार्टी ने मजलिस की ताकत को मानने से इनकार कर दिया है। नोटबंदी गरीबों, किसानों और मुल्क के मफाद में है, वजीर आजम का बयान। उन्होंने कहा कि तकलीफ महज चंद दिन की है।
मुल्क की तमामी अपोजिशन जमातें पार्लियामेंट से लेकर सड़कों तक नोटबंदी के मसले पर मरकजी हुकूमत की खिंचाई के काम को जारी रखे हुए है और मुमकिन कोशिश करते हुए मोदी हुकूमत और खुद वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश कर रही हैं, जबकि नरेंद्र मोदी अपोजिशन के हंगामों को आसानी से नजरअंदाज करते हुए एक बार फिर दावा कर रहे हैं कि नोटबंदी का इनका ये फैसला मुल्क के किसानों, गरीबों और खुद मुल्क के मफाद में है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुरादाबाद में बीजेपी की परिवर्तन रैली में अपने खिताब के दौरान कहा कि मुल्क के एक एक रुपए पर मुल्क के 125 करोड़ आवाम का हक है। उन्होंने कहा कि बाज़ अफराद अपना काला रुपया गरीब आवाम के जनधन अकाउंट में जमा करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनधन अकाउंट वाले अपने अकाउंट से पैसे न निकालें, इनके अकाउंट में पैसे जमा करने वाले ज़रूर जेल जाएंगे और अकाउंट का पैसा इन्हीं गरीबों को मिलेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ने नोटबंदी का जो फैसला लिया है उसके बाद बदउनवान अमीर गरीब के पैर पकड़ रहे हैं और कहते हैं कि मेरे पैसे अपने अकाउंट में जमा करवा लो, और अगर अब ये अमीर पैसे वापस पूछे और दादागिरी करें तो गरीब कह दें कि अगर उन्होंने पैसे मांगे तो मोदी को खत लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के मामले में ये तकलीफ चंद दिन की है, जल्द ही आवाम को राहत हासिल होगी। एक शख्स ने गुजरात पुलिस और इनकम टैक्स को चकराकर रख दिया। 13,860 करोड़ रुपए कालाधन होने का ऐलान। हुकूमती स्कीम IDS यानी इनकम डिक्लेरेशन स्कीम के आखिरी दिन 30 सितंबर को इस स्कीम की म्याद खत्म होने से सिर्फ 5 मिनट पहले आधी रात को तकरीबन 13,860 करोड़ रुपए काले धन का ऐलान करके इनकम टैक्स हुक्काम को हैरत का शिकार बनाने के बाद गुज़िश्ता एक माह से अहमदाबाद के पुरस्कार ताजिर महेश शाह लापता हो गए थे और एक माह गायब रहने के बाद वो अचानक ही गुजराती ETV चैनल के दफ्तर पर नमूदार हुए। इसी दौरान इत्तला मिलने पर पुलिस और इनकम टैक्स अहदेदारों ने उन्हें इस चैनल के स्टूडियो से गिरफ्तार कर लिया। महेश शाह ने कहा कि वाकई इस रकम का टैक्स अदा करने को वो तैयार थे, लेकिन ये रकम इनकी नहीं है और जिनकी थी वो लोग लम्हे आखिर में मुकर गए, जिसकी वजह से उन्हें गायब हो जाना पड़ा क्योंकि वो काफ़ी घबरा चुके थे। उन्होंने कहा कि वो रकम का 45% टैक्स में जमा करने के लिए तैयार हो गए थे और महकमा इनकम टैक्स के अहदेदारों ने उन्हें अक़सात की भी सहूलत की पेशकश की थी, लेकिन उसके बाद वो अचानक गायब हो गए। वाज़ेह है कि 13,860 करोड़ काले धन का टैक्स अदा करने का दावा रखने वाले इस महेश शाह का नाम हिंदुस्तान की ताजिर बरादरी में अनजान है, कोई भी इनको नहीं जानता। आखिर ये पुरस्कार ताजिर इतनी बड़ी रकम जो कि काला धन है आखिर कहां से लाया, ये सवाल अपनी जगह अब भी बरकरार है, जबकि उसने कहा कि यह रकम इसकी नहीं बल्कि कई बड़े लोगों की है और फिलहाल उसके कब्जे में है। फौज पर एतराज मुनासिब नहीं है। मगरिबी बंगाल में फौज का तयन मश्क का हिस्सा, मरकजी कायदीन की ममता पर नाराजगी। मगरबी बंगाल के शहर कलकत्ता में वाक़ रियासती सेक्रेटेरिएट डोबाना के करीब वाक़ टूल प्लाजा के अलावा रियासत के दीगर टूल प्लाजा पर फौजी जवानों को मुतय्यन किया गया था, जिससे मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस शदीद बरहमी का शिकार थे। इनकी बरहमी और नाराजगी पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए गवर्नर मगरबी बंगाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने कहा कि फौज जैसे जिम्मेदार और बावकार इदारों के खिलाफ एतराज़ात और इल्ज़ाम तलाशियाँ अफसोसनाक है और इससे गुरेज करना चाहिए। दूसरी तरफ फौज पर एतराज जताने पर मरकजी हुकूमत ने भी अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मरकजी वज़ीर तल्लात व नशरियात वेंकैया नायडू और मरकजी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला किरण रिजिजू ने फौज जैसे इदारे को लेकर तृणमूल कांग्रेस की सियासत को अफसोसनाक करार दिया और कहा कि फौज की तैनाती मामूल की मशक थी। फौज की इस तैनाती और एयरपोर्ट पर उतरने से रोकने पर बरहम ममता बनर्जी ने रियासती सेक्रेटेरिएट से सिर्फ 500 मीटर दूर फौज की तैनाती को इमरजेंसी से ताबीर किया और ममता बनर्जी फौज की तैनाती पर एहतजाज करते हुए 36 घंटे तक रियासती सेक्रेटेरिएट में ही अज खुद महरूस रहीं। इनका दावा था कि वो जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये इक़दाम कर रही हैं। 36 घंटे बाद वो अपने मकान रवाना हुई और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के विज़रा और अराकीन असम्बली ने राजभवन तक मार्च किया और राजभवन के सदर दरवाजे पर धरना मुनज़्ज़म किया गया, मगर गवर्नर की अदम मौजूदगी का इल्म होने पर 2.5 घंटे बाद इस धरने को ख़त्म कर दिया गया। इंतहा पसंद ज़हनियत की हामिल खातून कायद की जीत यूरोप के लिए तशवीशनाक होगी। फ्रांस के इंतखाब को लेकर डेविड कैमरॉन का बयान।
برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کا ماننا ہے کہ اگر فرانس میں منعقدہ صدارتی انتخابات میں اسلام مخالف اور انتہا پسندانہ رجحان کی حامل خاتون رہنما مارین لے پین اگر جیت جاتی ہے تو اس سے یورپ کو ایک بہت بڑا دھکا لگ سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا کہ ان انتخابات میں مرکزی تعمیر میں شامل ہی کوئی سیاسی جماعت کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔ فرانس میں انتہا پسندانہ رجحانات کی حامل طاقتوں کی بڑھتی ہوئی مقبولیت نے یورپ کو تشویش کا شکار بنا رکھا ہے۔ فرانس میں نیشنل فرنٹ کی خاتون رہنما مارلین لے پین کے تعلق سے قیاس کیا جا رہا ہے کہ وہ آئندہ صدارتی انتخابات میں اپنے حریفوں کو شکست دینے کی اہلیت رکھتی ہیں۔ لیبیا میں فوجی مداخلت کا امکان نہیں ہے، حالات کے لحاظ سے مداخلت مناسب نہیں، جان کیری کا بیان۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ گزشتہ کئی سالوں سے بدامنی کا شکار لیبیا میں کسی قسم کی بیرونی فوجی مداخلت کا تاحال کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ اس شمالی افریقی عرب ریاست میں خون ریز تنازع کا سفارتی حل نکالا جانا چاہیے۔ اطالوی دارالحکومت روم سے ملی اطلاع کے مطابق جان کیری نے کہا کہ لیبیا کے دارالحکومت طرابلس میں ہونے والی تازہ خون ریزی کے بعد اس بات کی ضرورت پیدا ہو گئی ہے کہ اب وہاں کسی بیرونی مداخلت یا عسکری اتحاد کی کوئی کارروائی کے بجائے مسلح تنازع کے حل کے لیے سفارتی کوشش کی جائے۔ ایک ارب پتی بزنس مین کی سزائے موت برقرار، ایرانی سپریم کورٹ کا فیصلہ، اس تاجر پر بدعنوانی کا الزام ہے۔ ایرانی سپریم کورٹ نے مقامی ارب پتی بزنس مین کو بدعنوانی کے الزام میں سنائی گئی سزائے موت کی توثیق کر دی ہے۔ بابک زنجانی نامی اس تاجر کی سزائے موت کو برقرار رکھنے کا ایرانی سپریم کورٹ نے 3 دسمبر بروز ہفتہ اپنا توثیقی فیصلہ سنایا۔ قبل ازیں زنجانی کو ایک ذیلی عدالت نے سزائے موت سنائی تھی جس کو سپریم کورٹ نے برقرار رکھا، مگر ناقدین کا کہنا ہے کہ زنجانی کی سزائے موت سے بہت سے ایسے اعلیٰ سطحی سیاسی چہرے چھپے رہ جائیں گے جنہوں نے کرپشن میں زنجانی کا تعاون کیا تھا۔ زنجانی کا دعویٰ ہے کہ اس نے ایران کے خلاف پابندیوں کے دور میں اربوں ڈالر تیل کے معاہدے کروائے ہیں اور اس عمل میں کئی ایسی کمپنیوں کا نیٹ ورک استعمال کیا گیا جو ملیشیا، ترکی سے لے کر متحدہ عرب امارات تک پھیلا ہوا ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ راشن شاپس ڈیلرز کی دھاندلیاں جاری ہے، محکمہ سول سپلائز غفلت کا شکار ہے، غریب عوام اپنے حقوق سے محروم ہو رہی ہے، آخر شکایت کس سے کی جائے؟ ایک سوال۔ مسلمان پکے ہندوستانی ہیں، ان کی حب الوطنی شک و شبہ سے بالا تر، صحافتی اقدار کو برقرار رکھا جائے ورنہ سماج کو نقصان ہوگا۔ وینکیا نائیڈو کا مانو میں صحافیوں کے اجلاس سے خطاب۔ یو پی میں مجلس حیرت انگیز رول انجام دے سکتی ہے، جیتنا شاید ممکن نہ ہو مگر سیاسی اتھل پتھل کر سکتی ہے۔ مجلس انچارج کا کہنا ہے کہ یو پی میں اس کے 8 تا 10 لاکھ رکن ہیں جو نتائج پر اثر انداز ہوں گے۔ آپ فقیر کیسے ہو سکتے ہیں اور جھولا اٹھا کر کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ تو 10 لاکھ کا سوٹ پہنتے ہیں اور عوام کی مصیبتوں کے لیے بھی جواب دہ ہے۔ کیجریوال کی وزیر اعظم پر تنقید۔ خبریں اتنی ہی، نئی خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دے اجازت، اللہ حافظ۔